के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि यूपीएससी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेबस में दिया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में अगर हम शुरुआत करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने विल्सन के बारे में देखा था, वुडरो विल्सन। अब जो शुरुआत होगी वो सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के जितने भी थिंकर्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक बार ओवरऑल हम जब पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मैं डिफरेंस आप तक पहुंचा पाने में सफल होऊंगा कि अलग अलग थिंकर्स कैसे थे, ठीक है, सबकी अलग अलग क्या विचार थे, कैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए टेलर ने क्या कहा था उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको जितना अभी बताऊंगा सिर्फ उसको समझने की कोशिश करिएगा। बीच में कोई ऐसे टर्म्स भी आ सकते हैं जो आपको लगेंगे कि ये क्या है, तो उसमें परेशान या ऐसा बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा। खैर, तो टेलर के बारे में देखते हैं। तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल की शुरुआत की थी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल क्या है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल की शुरुआत टेलर ने करी थी। उनका मानना था कि विज्ञान का इस्तेमाल, साइंस का इस्तेमाल, हमें जो हम काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में या जो इंडस्ट्रीज़ में काम होता है उसमें विज्ञान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हमें प्रोडक्शन को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सकें, ठीक है। सिंपल, जैसे कि आप देखते हैं इंडिया में भी आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चाय बनाना है, ठीक है, सपोज़ चाय बनाना है तो हम अपने अंदाजे से ही उसमें चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी और जो भी चीज़ें करनी है, और टाइम भी हम कुछ अपने अंदाजे से ही जब चाय लगता है कि हाँ बन गई तो उसको उतार लेते हैं। तो टेलर का कहना है कि नहीं, इसको साइंटिफिक तरीके से, कि मान लीजिए कि मैंने एकदम मेजर करके उसमें चाय जो पानी और दूध का जो मेजरमेंट है वो मैं पहले से मेजर कर लूँ कि भाई अगर 1 लीटर चाय बनानी है तो उसमें 2/3 दूध लगेगा और 1/3 उसमें पानी लगेगा, फिर उसमें इतने ग्राम चीनी और इतने ग्राम चाय और इतना अदरक, ये सारी चीज़ें, और उसको इतने फ्लेम पर, इस लेवल के फ्लेम पर इतने मिनट तक पकाना है, तब जाके वो चाय। तो ये साइंटिफिक तरीका हो गया। इससे देखिए, इस वाले मेथड से क्या होता है, कभी चाय अच्छी बनती है, कभी चाय बुरी बनती है, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब है कि हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमें एक्सपर्टीज़ है, अंदाज़ा है, आई एम अ गुड कुक, तो मैं चाय अच्छी बना सकता हूँ। टेलर का ये मानना है कि नहीं, अगर हमें सच में अच्छी चाय बनानी तो हमें विज्ञान का इस्तेमाल करना होगा, हमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा, और हमें वो सारे जो एलिमेंट्स हैं अच्छी चाय बनाने के उसको पहले से ही अगर हम रिकॉर्ड कर लें कि भाई ये सारी चीज़ें और इतने देर तक अगर हम चाय बनाएंगे तो हम अच्छी चाय बना सकते हैं। और अगर ये फार्मूला हमने एक बार बना लिया तब तो वो, अगर वो फार्मूला मैं किसी को भी दे दूं तो कोई भी अच्छी चाय बना सकता है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ थंब, ये वाला जो मेथड कहते हैं, जो अंदाजे से चलता है, उसको कहते हैं रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब। इसकी बजाय टेलर ने कहा कि हमें साइंटिफिक तरीके से हमें काम करना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से हमें किसी भी काम को करना चाहिए। तो ये बहरहाल एक एग्जांपल था जो डे टू डे लाइफ से दिया। वैसे ही जैसे फैक्ट्रीज़ में भी काम होता है, फैक्ट्रीज़ में भी कोई रूल ऑफ थंब से ही काम होता है, तो वहाँ पर भी टेलर ने कहा था कि हमें विज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए और फैक्ट्री में होने वाले हर कार्य को हमें इसी तरीके से साइंस का इस्तेमाल करते हुए हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, हमें उसको क्वांटिफाई करना चाहिए। उस बेसिस पे अगर हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे और हम ज़्यादा प्रॉफिट, इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। तो ये था टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिक ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं। तो टेलर ने कहा था कि साइंस का इस्तेमाल होना चाहिए, जो भी हम बिज़नेस, जो भी इंडस्ट्री या जो भी हम बिज़नेस चलाते हैं उसमें विज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रेडिशनल टेक्निक को साइंटिफिक टेक्निक से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जितने भी फैक्ट्रीज़ में काम होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये कहती है कि फैक्ट्रीज़ में हर जो काम होता है उसको प्रिंसिपल और लॉज के रूप में हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल और लॉज होंगे वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के बेसिस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, चाय वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं कि एक बार मैंने अच्छी चाय की रेसिपी तैयार कर ली,
ठीक है, इतना चाय, इतनी पत्ती, इतना ये, इतने देर तक उसको आंच पे रखेंगे तो ऐसी चाय बनेगी। तो वो एक पद्धति तैयार कर ली, यानी कि वो एक तरीके से हमने लॉ बना लिया, एक रेसिपी बना ली। ठीक है, तो यही बात टेलर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, टेलर ये भी कहते हैं कि वर्क साइंटिफिक होना चाहिए, ट्रायल और एरर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, कि भाई आप अच्छे कुक हैं तो आप अच्छी चाय बनाएंगे, कोई ज़रूरी तो है नहीं। अच्छा कुक भी 10 बार अच्छी चाय बनाता है तो 4 बार ख़राब चाय भी बनाता है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपने कभी बनाया तो अच्छी बन गई, कभी बनाया तो बुरी बन गई। तो इस चीज़ को टेलर कहते हैं कि इसको हटाकर हमें इंडिविजुअल जो जजमेंट और ओपिनियन वाला कंसेप्ट है उसे हटाकर हमें वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। ठीक है, और हिट एंड मिस और रूल ऑफ थंब, ये दो अलग अलग हैं। हिट और मिस और रूल ऑफ थंब को हमें सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो ट्रायल एंड एरर मैंने बताया, ये कीवर्ड है। जब भी आप आंसर में लिखेंगे तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। ट्रायल एंड एरर, हिट और मिस, रूल ऑफ थंब, ये जो कीवर्ड्स हैं, डोंट रिप्लेस दीज कीवर्ड्स विथ डिफरेंट टर्मोलॉजी। खैर, फिर टेलर कहते हैं कि रैशनैलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन और टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का बेसिक मकसद था। ठीक है, और इसका जो बेसिक गोल, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल था, वो था साइंस का इस्तेमाल करते हुए सबसे एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को प्राप्त करना। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से हम किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, जिसमें कम से कम एफर्ट लगे, कम से कम समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आए, उस काम करने के तरीके को हमें तलाशना है। सेम वही चाय बनाने वाला एग्जाम्पल, कि हम कई बार चीज़ों को नोट करेंगे और देखेंगे कि सबसे कम समय में और सबसे बेस्ट चाय कौन सी रेसिपी से बनती है, और वही रेसिपी विल बी द वन बेस्ट वे ऑफ मेकिंग अ टी। ठीक है, यही कहता है कि बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, सबसे ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो, और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये था बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का कंसेप्ट। अब टेलर के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1856 में इनका जन्म हुआ था। वो इंजीनियर थे और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ जनरल मैनेजर भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, और टेलर ने अपना काम लिखा है, जो भी थियरी, जो भी प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ठीक है, आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि थियरी और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी बुक्स ही रोट, इट वॉज बेस्ड अपॉन हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने के दौरान खुद महसूस की थी। इनके जो सबसे फेमस काम है वो है पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग टूल, एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी किसी भी थिंकर के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, उस थिंकर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में माँ बाप क्या थे, बीवी का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, कितनी शादी हुई थी, कौन सा खेल पसंद था, ये सब नहीं लिखना होता है। बेसिकली आपको उनका अगर आपको पता हो कि वो इंजीनियर थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया था, ये लिख सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर उनको कहा जाता है, और हिज वर्क वेयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इतना भी अगर आपने लिख दिया और उनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जो काम था, उसके बारे में अगर लिख दिया तो ये काम चल जाएगा आपका। ये हो गया इंट्रोडक्शन किसी भी थिंकर का। तो जब भी आंसर लिखेंगे तो थिंकर का इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। अब उनके काम को, अगर हम टेलर के काम को देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 मोस्ट जो सबसे बेसिक कैटेगराइजेशन है उनके काम का, ये 3 है। पहला तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या को समझने का काम किया था टेलर ने। फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत दिए थे।
फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये 3 बेसिक कैटेगरी है जिसमें उनके काम को हम डिवाइड करेंगे और एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में टेलर ने सबसे पहले स्टडी किया कि पुअर प्रोडक्टिविटी क्यों आ रही है, क्यों हम फैक्ट्रीज़ में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके लिए उन्होंने 2 प्रॉब्लम, सबसे बेसिक 2 प्रॉब्लम्स को उन्होंने उनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहला प्रॉब्लम बोला कि प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं आती क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लेज़ी होते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है, वो अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्कर्स के ऊपर थोप देते हैं कि जाओ तुम ये कर लेना, तुम देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। फिर जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो अभी भी रूल ऑफ थंब के ऊपर ही काम कर रहा है। रूल ऑफ थंब समझ में आता होगा, जैसा मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, जो पुरानी तकनीक है, रेदर देन साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज नहीं चलता है, वो अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीके से चलता है। ठीक है, वर्कर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि वो अपने खुद से इनिशिएटिव लेके अपना काम करें, अपने हिसाब से अपना काम करें। ठीक है, इसके बजाय टेलर ने कहा कि मैनेजर्स को दे शुड बी मोर इंगेज्ड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग एंड डिवाइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क। ठीक है, लेजी मैनेजर क्या करता है कि अपनी जिम्मेदारी अपने वर्करों पर थोप देता है। उसके बजाय टेलर ने कहा कि मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, काम करने की प्लानिंग, कैसे काम होगा, प्लान कैसे बनेगा उसका, फिर ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना चीज़ों को कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, फिर पैसा एलोकेट करना जिसको बजटिंग कहते हैं, फिर किस स्टैंडर्ड से काम होगा, किस तरीके से काम होगा, उसको देखना। तो ये सारे काम मैनेजर्स को करने चाहिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी, सोल्डरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है टेंडेंसी टू वर्क बिलो कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। ठीक है, टेंडेंसी टू वर्क बिलो कैपेसिटी ऑफ वर्कर, इसको कहते हैं सोल्डरिंग। जब भी कोई वर्कर अपनी काबिलियत से कम, अपनी औकात से कम काम करता है, उसको सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, अब सोल्डरिंग भी 2 तरीके की बताई थी टेलर ने कि एक होता है नेचुरल सोल्डरिंग, दूसरा होता है सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। तो नेचुरल सोल्डरिंग का मतलब है, टेलर कहते हैं कि इंसान आदतन आलसी होता है। ठीक है, वो काम को टालना चाहता है, आलसी होता है, काम को टालना चाहता है, जैसे हम भी टालना चाहते हैं। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, हम सोचते हैं कि अरे यार इतनी मेहनत लगेगी, उसको शाम को करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं नेचुरल सोल्डरिंग। तो इसमें टेलर कहते हैं कि ह्यूमन बाय नेचर इज़ लेज़ी एंड वो अपने काम को टालना चाहता है। और इसको अगर सही करना है, नेचुरल सोल्डरिंग को सही करने का उपाय ये है कि अगर हम वर्कर्स को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकें और या तो डरा धमका भी सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई खाना बनाने वाली अगर आती है, कुक आती है, तो उसका भी आप देखते होंगे कि कुछ भी उबाल के चली गई, कुछ भी बना के चली गई। ठीक है, या कभी कुछ किया काम, कभी कुछ नहीं किया, साफ़ सफाई सही से नहीं की, बर्तन सही से नहीं मांजे। तो दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सोल्डरिंग। ठीक है, और नेचुरल सोल्डरिंग को क्यों होती है? क्योंकि इंसान की नीयत होती है, काम आलसी होना इंसान की नीयत है, ऐसा टेलर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, टेलर कहते हैं। इसको सही करने का उपाय ये है कि मैं मोटिवेट कर सकूं। अगर आपके घर में काम करने वाली है तो उसको आप मोटिवेट करें कि भाई काम करना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, फिर काम करेंगे तो आपकी सैलरी इतनी कर देंगे, वैसा कर देंगे, दिवाली पे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। थ्रेट में क्या है कि काम से निकाल दूंगा, पगार काट लूँगा। ठीक है, फिर इस तरीके की जो डराने धमकाने वाली टेक्निक होती है, डेट इज़ कॉल्ड थ्रेट। तो इन 2 तरीके से, मोटिवेशन और थ्रेट के तरीके से, हम नेचुरल सोल्डरिंग को हम हटा सकते हैं। फिर बात आती है सिस्टमैटिक सोल्डरिंग की। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टमैटिक सोल्डरिंग में टेलर कहते हैं कि देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि वर्कर्स जानबूझ के कम काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा सैलरी पा सकें। मान लीजिए कि कोई काम आपके घर में, सपोज़
आपके घर में कोई बाउंड्री बनानी है, आपका घर बना, उसमें बाउंड्री बनानी है, ठीक है। आपने 4 वर्कर्स को यहाँ पे रख दिया 400 रुपये पर डे के हिसाब से, 4 वर्कर्स को, कि भाई यहाँ से शुरू करना है, ये पूरी बाउंड्री बनानी है। तो अगर वो चारों वर्कर एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे तो हो सकता है कि 2 दिन में ही बाउंड्री बन जाए, तब एक वर्कर को 800 रुपये ही मिलेंगे। तो ये क्या करेंगे जानबूझ के कि 2 दिन में जो काम हो सकता था वो 3 दिन में करेंगे, ताकि एक वर्कर 1200 रुपये कमा सके। तो ये सिस्टमैटिक सोल्डरिंग है कि जानबूझ के वर्कर्स काम स्लो करते हैं ताकि उनका जो काम करने की ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाए, और काम करने की ड्यूरेशन अगर बढ़ती जाएगी तो उतना पैसा उन्हें मिलेगा, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि रीज़न होता है कि हम अटेंडेंस बेस्ड सैलरी देते हैं, ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड। जो वर्कर जितने दिन आएगा उतनी सैलरी हम उसको देते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई उसने काम कितना किया, परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उसे सैलरी नहीं देते, बल्कि हम उससे अटेंडेंस के बेसिस पे, भाई आज आया था वो, उसकी हाजिरी लग गई, आज उसकी दिहाड़ी पूरी हो गई, ठीक है। ये एक बेसिक रीज़न है सिस्टमैटिक सोल्डरिंग का। अब इसके लिए उपाय क्या दिया था, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम बता दी, रीज़न बता दिया, ठीक है, रीज़न क्या है। अब उसका उपाय क्या है, टेलर कहते हैं कि हमें पीस रेट सिस्टम पे काम कराना चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ बेहतर तरीके से काम करें, ठीक है। पीस रेट सिस्टम क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि एक गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें कोई भी वर्कर को पहले कैसे सैलरी दी जाती थी कि एक दिन का उसका पैसा फिक्स था कि भाई एक दिन अगर तुम सिलाई करोगे तो 450 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो ये हो गया अटेंडेंस बेस्ड पेमेंट, ABP। टेलर कहते हैं कि इसकी बजाय हमें पीस रेट सिस्टम, कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई वर्कर जितने शर्ट सिलेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसने 30 शर्ट सिले तो एक शर्ट को सिलने का अगर प्राइस 30 रुपये है तो उसका एक दिन का 900 रुपया बनेगा, ठीक है। तो इसके अगर मान लीजिए कि वो सिर्फ 20 ही करता है तो 20 × 30 = 600 रुपीज़। तो काम जो है पीस रेट सिस्टम पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए, ना कि उसकी अटेंडेंस के ऊपर, ठीक है। इससे ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम देख लिया। अब आती है बात प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो टेलर ने कहा था कि हमें रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर देना चाहिए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। रूल ऑफ थंब को साइंटिफिक तरीके से रिप्लेस करने की बात टेलर ने कही थी और उसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। तो एक एक करके वो 4 सिद्धांत देखते हैं। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, ठीक है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, जिसमें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब, ब्रेकिंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ जॉब कंटेंट, डिराइविंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क एंड प्रोड्यूस मोर एंड गेट मोर सैलरी। तो टेलर इसमें कहते हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एक ट्रू साइंस को डेवलप करने की ज़रूरत है। और ट्रू साइंस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिकली स्टडी किया जाए, ठीक है, फिर किसी भी काम को स्टैंडर्डाइज किया जाए, वही सेम चाय वाला एग्जांपल, ठीक है, फिर ब्रेकिंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि इसको ट्रू साइंस ऑफ वर्क कैसे क्या कह सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक वर्कर है, ठीक है, और ये वर्कर गारमेंट इंडस्ट्री में, सपोज मान लीजिए कि एक शर्ट बनाने की कंपनी है जहाँ पे वो काम करता है। तो टेलर कहते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि गारमेंट इंडस्ट्री में काम करता है और सिलाई विलाई का काम वहाँ पर होता है, तो सबसे पहले हम उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद जॉब को स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब सिलने के लिए मान लीजिए कि अगर सिलाई मशीन है, सपोज दिस इज सिलाई मशीन, ठीक है,
दिस इज सिलाई मशीन। तो अगर सिलने के लिए वर्कर को अगर यहाँ से पीस उठाना है, ठीक है, उसे मान लीजिए कॉलर सिलना है तो इधर राइट साइड में रखा होगा। ये सारी चीज़ें टेलर ने डिसाइड की थी कि भाई अगर आपको सिलना है तो कॉलर इस साइड होगा, उसका जो स्लीव होता है शर्ट का, जो क्योंकि शर्ट जब बनता है तो छोटे छोटे पैनल्स से ही सिल के वो काम किया जाता है, ठीक है। तो शर्ट यहाँ होगा, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर जो उसका स्लीव होगा यहाँ पर होगा, फिर उसमें धागा इधर रखा होगा। एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। और किस काम को करने में कितना समय लगेगा वो भी टेलर ने पहले से डिसाइड किया था। चलिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सिंपल तरीके से मान लीजिए गारमेंट इंडस्ट्री, मान लीजिए कि सबको नहीं आइडिया लग पाता है। एक वर्कर है और उसे एक बाउंड्री बनानी है जिसमें ईंटों की एक बाउंड्री उसे डेवलप करनी है सपोज, ठीक है। ये अलग अलग ईंटें हैं, ईंटों से उसे बाउंड्री बनानी है। तो एक ईंट, वो क्या एक ईंट उठाएगा, राइट हैंड से उसे ईंट उठानी है या लेफ्ट हैंड से उठानी है, फिर सीमेंट कब लगाएगा, पहले सीमेंट लगा के ईंट रखनी है या ईंट उठाने के बाद सीमेंट लगाना है, ठीक है। एवरीथिंग, सब कुछ एक तरीके से रोबोटिक तरीके से डिसाइड कर देना कि भाई पहले तुम वर्कर जो है क्या करेगा, पहले ईंट उठाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अब राइट हैंड से ईंट उठाएगा, लेफ्ट हैंड से वो सीमेंट इस दीवार के ऊपर लगाएगा और फिर राइट हैंड से उस ईंट को उसके ऊपर रख देगा, ठीक है। और ये करने के लिए कि कौन सा बेहतर तरीका है कि पहले ईंट उठाना या पहले सीमेंट लगाना या सीमेंट पहले लगाना और फिर ईंट बाद में उठाना, वो टाइम के ऊपर बेसिस के ऊपर टेलर ने डिसाइड किया था कि भाई अगर ये वाला तरीका अगर हम अपनाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 4 सेकंड लगते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं तो 6 सेकंड लगते हैं, तो 4 सेकंड वाला तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इस तरीके से वो तरीका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए इंस्टेड की 6 सेकंड वाला तरीका, ठीक है। होप आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। आगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा अब मैं आप तक ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। इसको कहते हैं जॉब को स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है, जॉब को स्टैंडर्डाइज करना, जिसमें स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है इसमें पहले पूरा लिखा होगा, समझ, अपने मन से नहीं। पहले तो चलता था वर्कर को दे दिया भैया तुमको ये बाउंड्री बनानी है, वर्कर अपने हिसाब से बाउंड्री बनाएगा। टेलर कहते हैं ऐसा नहीं है, इन काम को स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है कि पिक द ब्रिक विथ राइट हैंड, ठीक है। दूसरा अप्लाई मोर्टार विथ लेफ्ट हैंड, ठीक है। फिर प्लेस ब्रिक ओवर मोर्टार, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इसको कहते हैं। इसमें मान लीजिए कि हो सकता है कि 1 सेकंड लगा, इसमें हो सकता है कि 2 सेकंड लगा, इसमें 1 सेकंड लगा, ठीक है। तो ये तरीका, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। फिर बात आती है ब्रेकिंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, ठीक है। फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ जॉब कंटेंट, जैसे कि मैंने बताया क्वांटिफिकेशन यानी 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, ये जिसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन। फिर डिराइविंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, इस काम को करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है डेट इज़ कॉल्ड बेस्ट तरीका, जो जिसमें कम समय, जैसा मैंने बताया था, जिसमें कम से कम समय लगे, कम से कम एफर्ट लगे, और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और बेहतर सैलरी वर्कर को मिल पाएगी। तो ये था पहला प्रिंसिपल। बाकी के 3 प्रिंसिपल्स और एलिमेंट ऑफ वर्क, एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल